नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज हमारा हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है कारक। देखिए, हमने अपने पिछले लास्ट सेशन में जब हमारा हिंदी व्याकरण का जो हमारा पार्ट था कंप्लीट हुआ था समास। तो समास में हमने यहाँ पर समास के 6 भेदों को पढ़ा था अलग अलग करके, जिसमें आपने तत्पुरुष समास को जब पढ़ा, जब आपने तत्पुरुष समास को पढ़ा तो आपने उसमें एक चीज पढ़ी कि इसमें कारक चिन्हों का या विभक्तियों का लोप हो जाता है। ये शब्द आपने पढ़ा कि कारक चिन्हों का या विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो देखिए, जो ये कारक चिन्ह है, ये कारक चिन्ह इस समय क्लास 10th में आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये कारक चिन्ह अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर आपको समाज को समझना है या हिंदी व्याकरण के अपने बाकी टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, तो कुछ चीजें जो है आपको अपनी पुरानी भी रिवाइज करनी पड़ेंगी, पुराने टॉपिक्स भी आपको एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे। तो देखिए, कारक, अब ये कारक होते क्या हैं? कारक होते क्या हैं? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ पंक्तियां लिखवाऊंगी और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि क्या आप उन पंक्तियों में बता सकते हैं कि कारक क्या है और कारकों के ना होने से क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कुछ पंक्तियां लिखते हैं। हमारा टॉपिक है कारक और क्लास है हमारी, वो है कारक, और हमारी क्लास है 10th। और देखिए, अब आपने यहाँ पर इन वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आपने बताना है कि आखिर ये जो शब्द है ये क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। ठीक है, श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, देखिए, यहाँ पर कुछ पंक्तियां हमने लिखी है। श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे, श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा और श्री राम ने रावण को बाण से मारा। और फिर देखिए, राम का बाण रावण की नाभि, राम का बाण रावण की नाभि में जा लगा और रावण का अंत हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने वाक्य लिखे हैं तो इसमें कुछ वाक्य जैसे श्री राम राजा दशरथ के, श्री राम ने लंका के
रावण को, ने, को, से, का, की, का। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे जिन्हें मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। पहले आप एक एक करके पढ़िए सब फिर से पूरा। कि श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। श्री राम का बाण रावण की नाभि में जा लगा और रावण का अंत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर के, ने, के, को, फिर से ने, को, से, का, की और का, ये जो सारे शब्द हैं, ये जो सारे शब्द क्या हैं? देखिए आगे भी बहुत सारी आप इस पे पंक्तियां लिख सकते हैं कि श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए, श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। और उसके बाद यहाँ पर अब जो ये वाक्य हैं, इन वाक्यों में जो भी शब्द अंडरलाइन किए गए हैं, जैसे के, ने, से, को, का, की, तो ये सारे शब्द कुछ विशेष चिन्ह हैं। ये सारे विशेष कुछ चिन्ह हैं और इन चिन्हों का, अगर हम इन चिन्हों को इससे हटा दें, इन विशेष चिन्हों को इनसे अगर हम हटा दें, तो फिर से पढ़ के देखिए पहले आपने पढ़ा साथ में, अब जो अंडरलाइन जो वर्ड्स कर रखे हैं उन वर्ड्स को हटा दीजिए और उसके बाद आप पढ़िए। तो श्री राम दशरथ बड़े पुत्र थे। श्री राम राजा दशरथ बड़े पुत्र थे। श्री राम लंका राजा रावण मारा। श्री राम रावण बाण मारा। श्री राम बाण रावण नाभि में, देखिए जो आपका में शब्द है ये भी आपका इसी तरह का शब्द है, नाभि जा लगा और रावण अंत हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप इन चिन्हों को, ये जो अंडरलाइन किए गए हैं वर्ड्स, इन वर्ड्स को हटा दें, इन वर्ड्स को हटा दें, तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जो भी इस वाक्य में भाव आ रहे हैं, इन वाक्यों में जो भी भाव आ रहे हैं, उन भावों को आप नहीं समझ पा रहे हैं। उन भावों को आप उन भावों का अर्थ समझना आपके लिए कठिन हो रहा है। बिल्कुल आप एक जैसे पढ़ते हैं केवल वर्ड्स को ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, कोई आप भाव नहीं मिला पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपको इन सभी वाक्यों का ठीक से अर्थ समझना है, इन सभी वाक्यों को आपने ठीक से समझना है, इन सभी वाक्यों का आपने अर्थ ठीक से समझना है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आपको इन सभी चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग करना होगा और इन सभी चिन्हों को ही कारक चिन्ह कहा जाता है। इन सभी चिन्हों को ही कारक चिन्ह कहा जाता है, जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं हेडिंग कारक। ठीक है, तो इन सभी चिन्हों को ही कारक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके कारक। अब देखिए इन कारकों की इन्हीं कारकों को हम विभक्तियां भी कहते हैं, इन्हीं कारकों को हम परसर्ग भी कहते हैं। और अगर इनका वाक्य में यहाँ पर क्या होता है कि इनको हम कैसे समझते हैं, इसकी परिभाषा हम कैसे समझते हैं कि क्योंकि इन्हीं के कारण हम वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध एक दूसरे से बता पाते हैं। इन्हीं वाक्यों के कारण हम वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वो एक दूसरे से बता सकते हैं। जैसे श्री राम राजा दशरथ के, किसके पुत्र है? आप देखिए क्लियर हो रहा है संबंध। श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र हैं। तो श्री राम और राजा दशरथ के बीच का जो संबंध है वो यहाँ पर के शब्द के द्वारा दर्शाया जा रहा है। इसी तरह से श्री राम ने लंका के राजा, लंका के राजा, तो ये सारे शब्द हैं रावण को मारा। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम, जो भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द आए हैं
उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो राम क्या है? संज्ञा है। उसको जैसे राजा भी संज्ञा है, मारा, बड़े पुत्र थे, तो ये क्या कर रहे हैं? ये संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए बाकी शब्दों से जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? अब हम लिखेंगे कारक की परिभाषा। सबको कारक शब्द यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा जरूर, क्योंकि क्लियर कर चुके हैं हम कि कारक आखिर होता क्या है। अगर आप बिना कारक के किसी भी, बिना विभक्ति चिन्ह के, बिना परसर्ग के आप किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल भावहीन हो जाता है, एक तरह से निरर्थक हो जाता है। उसके भाव को आप स्पष्टता से नहीं समझ सकते। अब हम कारक की परिभाषा को यहाँ पर जानते हैं। तो क्या होती है कारक की परिभाषा? देखिए, कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के, कारक क्या है? कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए या वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। और कारक को प्रकट करने के लिए, यानी कि कारक को बताने के लिए, कारक को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन चिन्हों को कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। जैसे हमने आपको, ये हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने जब 10th क्लास में ही अपने हिंदी व्याकरण का समास वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने तत्पुरुष समास में कहा था कि इसमें कारक चिन्हों का या विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो क्या होते हैं विभक्ति चिन्ह, क्या होते हैं कारक चिन्ह, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये परसर्ग जो है, पर का इसमें अर्थ होता है बाद। पर का अर्थ होता है बाद, यानी कि जो भी कारक होते हैं, जो भी कारक चिन्ह होते हैं, जो भी परसर्ग होते हैं, जो भी विभक्तियां होती हैं, वो हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद आती है। जैसे हमने कहा कि परसर्ग, पर का अर्थ होता है बाद। आप यहाँ से समझ लीजिए, पर का अर्थ होता है बाद, तो इसमें जो भी कारक चिन्ह आएंगे, जो भी परसर्ग आएंगे, जो भी विभक्तियां आएंगी, वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही लगेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मनोज ने सेब खाया। मनोज ने सेब खाया, तो मनोज शब्द क्या है? आपकी संज्ञा है, और हमने कहा कि ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही प्रयोग होता है, ने। ठीक है, इसी तरह से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, से। तो यहाँ पर पेड़ जो है वो संज्ञा है, और से आपका विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग है। ठीक है, इसी तरह से शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। जो शिक्षक हैं वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक और छात्र, शिक्षक और छात्र दोनों ही संज्ञा है, दोनों ही संज्ञा है, और जो परसर्ग है, जो विभक्ति चिन्ह है, वो आपका संज्ञा के बाद लगा हुआ है, वो आपका संज्ञा के बाद लगा हुआ है। इसी तरह से पिताजी बच्चों के लिए, पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। तो पिताजी और बच्चे, पिताजी और बच्चे दोनों ही संज्ञा है। ठीक है, दोनों ही संज्ञा है, और उसमें के लिए जो है वो आपका परसर्ग है, विभक्ति है, कारक चिन्ह है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल, तोता डाल पर बैठा है। तोता डाल पर बैठा है, तो यहाँ पर ने, यहाँ पर
से, यहाँ पर को, यहाँ पर के लिए और यहाँ पर। ये आपके विभक्ति चिन्ह हैं, ये आपके कारक चिन्ह हैं। क्लियर हुआ सभी को? कारक क्या होते हैं ये हमने जान लिया, कारक की परिभाषा हमने जान ली, कुछ एग्जाम्पल्स हमने जान लिए कि कारक होते क्या है। ठीक है, सभी को अब यहाँ पर कारक क्लियर हो चुके होंगे। तो एक बार फिर से कारक की परिभाषा हम जान लेते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है, बताया जाता है या जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। और कारक इन चिन्हों का प्रयोग करने के लिए, यानी कि कारकों का प्रयोग करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह या कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। और जैसे कि ये शब्द है परसर्ग, तो इसमें पर का अर्थ होता है बाद, और इसमें आप क्लियर कर सकते हैं कि ये जब भी ये परसर्ग प्रयोग किए जाएंगे ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही प्रयोग किए जाएंगे, और जैसे कि आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। अब हमने कारक तो समझ ली, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हर वाक्य में डिफरेंट टाइप के कारक है। जो भी हमने यहाँ पर वाक्य अभी तक एग्जाम्पल के रूप में पढ़े, तो इसमें हमने देखा कि हर वाक्य में अलग अलग तरह का कारक है। जैसे पहले वाक्य में है ने, दूसरे वाक्य में है से, तीसरे वाक्य में है को, चौथे वाक्य में है के लिए, और पांचवें वाक्य में है पर। और अलग अलग जगह आप देख रहे हैं अलग अलग काम हो रहा है। जैसे मनोज ने सेब खाया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, तोता डाल पर बैठा है। अलग अलग तरह के वाक्य, अलग अलग तरह के परसर्ग। तो आप कैसे बता पाएंगे, आप कैसे क्लियर कर पाएंगे कि ये परसर्ग कौन सा है, ये परसर्ग कहाँ पर, कैसे, किस तरह का परसर्ग यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ये कैसे आप बता पाएंगे? तो इसके लिए आपको जानना होगा परसर्गों के भेद या कारकों के भेद। तो कारकों के भेद आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। जो कारक होते हैं उनके 8 भेद होते हैं। जो कारक होते हैं उनके 8 भेद होते हैं। कौन कौन से 8 भेद होते हैं वो आप सामने देख सकते हैं। इसी तरह से नोट डाउन भी करेंगे इसको साथ साथ। कारक के भेद, तो कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। अब कौन कौन से 8 भेद होते हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आता है आपका कारक, उसके बाद आता है उसका विभक्ति चिन्ह, और उसके बाद आता है उसका लक्षण। ठीक है, क्या लक्षण है, यानी कि आप कैसे उसको पहचान करेंगे। ये लक्षणों से ही तो आप पहचान करते हैं, किसी भी चीज की पहचान आप कैसे करते हैं, उसके सिम्टम्स से, उसके लक्षणों से। तो यहाँ पर कारक भी आपको बताया गया है, उसकी विभक्ति भी आपको बताई गई है कि आखिर इसमें कौन सी विभक्ति यूज की जा रही है और क्यों की जा रही है, किस लिए की जा रही है, लक्षण क्या है, कारण क्या है, वो आपको यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक जो आपका शब्द है, तो कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता कारक की विभक्ति आपका है ने। कर्ता कारक की विभक्ति है आपका ने, और इसमें क्या होता है कि जो आपका जिस भी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से आपको काम करने वाले व्यक्ति का बोध होता है, यानी कि आपको काम करने वाले के व्यक्ति के बारे में आपको पता चलता है, उसको हम कहते हैं कर्ता कारक। तो लक्षण हमने यहाँ पर क्लियर किया है कि इससे आपको क्रिया करने वाले व्यक्ति के बारे में पता चलेगा। जैसे बिल्कुल सही एग्जाम्पल, मनोज ने सेब खाया। मनोज ने सेब खाया, तो हमने क्या कहा
कि क्रिया करने वाले व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, क्रिया करने वाले व्यक्ति के विषय में यहाँ पर बात की जाती है। तो मनोज ने सेब खाया, ने शब्द है आपका, कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने है। इसको नोट डाउन करेंगे, साथ के साथ बच्चे नोट डाउन करेंगे, ठीक है, साथ के साथ नोट डाउन करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हम इसको आगे हम इनको विस्तार पूर्वक जब डिफाइन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, उसके लक्षण क्या है। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक अर्थात जिस पर क्रिया का फल पड़े, कर्म कारक अर्थात जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, यानी कि कर्ता द्वारा किया जाने वाला काम, उसको कर्म कारक कहते हैं। और उसकी विभक्ति है को। उसकी विभक्ति क्या है, को। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल देखा, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो ये किसकी विभक्ति है, कर्म कारक की। वो क्या कर रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना क्या है, कर्म है, तो यहाँ पर कर्म पर फोकस किया जा रहा है, तो ये कर्म कारक की विभक्ति है, या अर्थात जिस पर क्रिया का फल पड़े। अगला है आपका करण कारक। अगला क्या है, करण कारक। करण कारक क्या होता है, करण कारक आपका जिसकी विभक्ति होती है करण कारक की से या के द्वारा। इसकी विभक्ति क्या होती है, से या के द्वारा। तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर आपको जिस साधन से क्रिया की जाए उसका बोध कराया जाता है। जिस साधन से क्रिया की जाए उसका बोध कराया जाता है, तो इसको कहते हैं करण कारक। इसको क्या कहते हैं, करण कारक। यहाँ पर जो से है, के द्वारा है, ये रीजन को देता है। जैसे चाकू के द्वारा फल काटे जाते हैं, अध्यापिका बच्चों को पुस्तक से पढ़ा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, साधन है। फल काटने का साधन क्या है, चाकू है, चाकू के द्वारा फल काटा जाता है। अध्यापिका बच्चों को पुस्तक से पढ़ा रही है, बच्चों को पढ़ाने का साधन क्या है, पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो से है, अब देखिए करण को आप कारण भी कह सकते हैं, करण को आप कारण भी कह सकते हैं, अपने आप समझने के लिए साधन भी कह सकते हैं, ठीक है। इससे आप आसानी से और जल्दी से समझ पाएंगे। तो ये आपका जो है करण कारक वो साधन को दर्शाता है, जैसे से और के द्वारा, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक अर्थात जिसके लिए क्रिया हो रही हो, जिस साधन जिसके लिए क्रिया हो रही हो उसको संप्रदान कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति चिन्ह है को या के लिए। इसकी विभक्ति है को या के लिए। अभी देखिए हमने यहाँ पर क्या एग्जाम्पल पढ़ा था कि पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। तो पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, तो क्रिया किसके लिए हो रही है, बच्चों के लिए हो रही है। संप्रदान कारक यानी कि क्रिया किसके लिए हो रही है, बच्चों के लिए हो रही है, तो इसको कहेंगे संप्रदान कारक। नंबर 5 आपका आता है अपादान कारक। नंबर 5 आपका आता है अपादान कारक। और आप इसमें एक चीज देखिए, ये मैं आपको बार बार इससे पहले भी जब हमने समास वाला अपना टॉपिक यहाँ पर पढ़ा था, तो समास के टॉपिक को पढ़ते वक्त भी मैंने आपको ये चीजें क्लियर की थी, और अभी फिर से मैं आपको ये बात क्लियर कर रही हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं से शब्द का प्रयोग किया गया है, से। और ठीक आप यहाँ पर भी से शब्द को देख सकते हैं।
तो इससे एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने होता है कि अरे अभी तो मैम ने कहा था कि ये करण कारक का की विभक्ति है या करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, और अभी मैम कह रही है कि ये अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो हम कैसे इसको यूज करें, हम कैसे इस शब्द को बता दें कि यहाँ पर, और देखिए मैंने इसके लिए आपको जब हमने तत्पुरुष समास के भेद पढ़े थे तो उस टाइम पे भी मैंने आपको ये क्लियर किया था ताकि आप उनमें कंफ्यूजन ना हो। आप करण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष में आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए भी मैंने आपको इसको क्लियर किया था। और देखिए यहाँ पर भी मैं क्लियर कर रही हूँ कि करण कारक में जो होता है उसमें, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा कि ये कारण यानी कि साधन, किसी भी काम को करने का साधन। देखिए यहाँ पे मैंने क्लियर भी आपको किया गया है ये, जबकि हम यहाँ पर अभी इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, केवल आपको भेद बताए जा रहे हैं, और मैंने इसको यहीं पे इसीलिए डिफाइन किया है ताकि आप समझ जाएं। तो जिस साधन से क्रिया की जाती है उसको करण कारक कहते हैं, लेकिन जो अपादान कारक का से होता है, जो अपादान कारक का से होता है वो पृथकता को दर्शाता है, वो पृथकता को दर्शाता है। जैसे हमने कहा था कि अपादान कारक की विभक्ति को जब लगाते हैं, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को इस पर बताए थे जब हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे, कि अगर मैं कहूं रोग मुक्त तो कौन सा समास इसमें होगा। अगर मैं शब्द आपको लिखूं रोग मुक्त, क्लास 10th के बच्चे हैं तो कम से कम अपने जितना आपको आता है, जैसा आपको आता है आप उस हिसाब से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इससे पिछला जो हमारा पूरा सेशन था उसमें हमने समास पढ़ा, और अभी मैं एक छोटा सा यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से कर रही हूँ, और जो कि आपको यहाँ पर पूरा मैंने अभी क्लियर कर दिया है कि कुछ इस तरह की चीजें हमने समास में पढ़ी थी और इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ पर रिवाइज किया जा रहा है। तो देखिए रोग मुक्त और पाप मुक्त शब्द में कौन सा समास है। चलिए कोई बात नहीं, तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि अपादान कारक जो हमारा शब्द है उसमें भी आपका से विभक्ति चिन्ह है, ठीक है, उसमें भी आपका से विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पर आपका जो ये से विभक्ति चिन्ह है ये पृथकता के भाव को दर्शाता है। तो आज आप घर पर रिवाइज कीजिए जितना भी हमने आज यहाँ पर पढ़ा है, शुरुआत से लेके कि कारक किसे कहते हैं, कारक होते क्या है, कारकों के प्रयोग से क्या लाभ होते हैं, और कारक कितने प्रकार के होते हैं। और साथ ही रिवाइज कीजिए इससे पहले के सेशन में जो हमने टॉपिक पढ़ा था समास, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी व्याकरण में ये टॉपिक। तो बच्चे आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए, थोड़ा सा क्लास में ध्यान दीजिए, जो मैम आपसे पूछ रही है उसके लिए आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स कीजिए, और इससे क्या होगा कि क्लास इंटरैक्टिव होगी और आपको भी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कई बार क्या होता है कि आप केवल पढ़ते हैं, लिखते हैं, इंटरैक्शन नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, तो आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाती है। डिस्कशन और इंटरैक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी टॉपिक में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।